नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे प्रांतीय राज्यों के उदय के बारे में। 14वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत के विघटन की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। दिल्ली के सुल्तानों की निर्बलता और साम्राज्य में विद्वान अराजकता की स्थिति का लाभ उठाकर अनेक महत्वाकांक्षी सरदारों ने स्वतंत्र राज्यों की स्थापना कर ली थी। सल्तनत के अधीन अनेक राज्यों ने भी केंद्र की सत्ता को मानने से इनकार कर दिया। फलस्वरूप क्या हुआ कि समस्त भारत में अनेक नए नए स्वतंत्र राज्यों का उदय हो गया और इन राज्यों का विस्तार क्षेत्र विशेष में हुआ। बाबर के आक्रमण के पहले इन राज्यों की जो भारतीय राजनीति में जो भूमिका थी वो बहुत महत्वपूर्ण रही थी। दिल्ली सल्तनत के विघटन की प्रक्रिया उत्तरी भारत से ही शुरू हुई। मोहम्मद बिन तुगलक और उसके बाद अनेक राज्य दिल्ली सल्तनत से स्वतंत्र हो गए थे। इन उत्तरी राज्यों में प्रमुख रूप से बंगाल, गुजरात, मालवा, कश्मीर, जौनपुर, राजपुताना, उड़ीसा और कामरूप के राज्य हैं और दक्षिण के भी 2 राज्य हैं, विजयनगर और ब्रह्मणी, जिनका दिल्ली सल्तनत से अब कोई राजनीतिक संपर्क नहीं था। सभी राज्य अपनी अपनी सीमाओं को बढ़ाने के लिए अपने पड़ोसी राज्यों से लगातार लड़ते रहते थे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रांतीय राज्यों में बंगाल के बारे में। ये पूर्वी भारत का प्रमुख राज्य था। इसकी पश्चिमी सीमा जौनपुर से और पूर्वी सीमा कामरूप के राज्य से सटी हुई थी। बंगाल के शासक शुरू से ही दिल्ली की अधीनता नाम मात्र को ही मानते थे। वह हमेशा केंद्रीय शक्ति कमज़ोर पड़ते ही स्वतंत्र हो जाते थे। फलतः दिल्ली के सुल्तानों को हमेशा ही बंगाल पर आक्रमण करना पड़ा। तो जब बंगाल को मौका मिलता तब बंगाल फ्री हो जाता था। मोहम्मद बख्तियार खिलजी के वंशज तुगरील खां के विद्रोह को शांत करके बलबन ने बंगाल में अपने पुत्र बुगरा खां को 1279 में स्थापित किया, मतलब उसे गद्दी पर बैठाया। उसके वंशज बहुत दिनों तक बंगाल पर राज्य करते रहे। फिर खिलजियों को बंगाल पर नियंत्रण करने का मौका नहीं मिल पाया, लेकिन गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल की राजनीतिक अव्यवस्था का लाभ उठाकर नासिरुद्दीन को बंगाल में अपना अधीनस्थ शासक नियुक्त किया और उसे सुल्तान की उपाधि धारण करने और सिक्के जारी करने का भी अधिकार मिला। तथा गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल को 3 प्रशासकीय संभागों में विभाजित किया, जिनकी राजधानियाँ थी उत्तरी बंगाल की थी लखनौती, पूर्वी बंगाल की थी सोनारगांव और दक्षिण बंगाल की थी सतगांव। 1338 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में बंगाल दिल्ली सल्तनत से अलग हो गया। किसके शासनकाल में? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में बंगाल दिल्ली सल्तनत से अलग हो गया। उत्तर बंगाल में अलाउद्दीन अली शाह ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया और अपनी राजधानी लखनौती से पांडुआ स्थानांतरित की। 1342 से 1357 के लगभग इलियास शाही वंश का व्यक्ति था, हाजी इलियास। ये शमशुद्दीन इलियास शाह के नाम से संपूर्ण बंगाल प्रांत का स्वतंत्र शासक बना और 1357 ईस्वी में पांडुआ में इसकी मृत्यु हो गई। 1357 से लेकर 1390 उसका पुत्र सिकंदर शाह उसका उत्तराधिकारी बना, हाजी इलियास का। 1368 ईस्वी में उसने पांडुआ में एक बहुत अच्छी मस्जिद का निर्माण कराया, जिसे अदीना मस्जिद कहते हैं। 1390 से 1493 ईस्वी के बीच बंगाल में अनेक शासकों ने शासन किया। इसके बाद सिकंदर शाह के बाद 1390 से 1493 के बीच बंगाल में कई शासकों ने शासन किया, जो कि थे रुकनुद्दीन, केकोस, शमशुद्दीन, गयासुद्दीन, हमजा शाह, अबुल मुजफ्फर, महमूद शाह। इन शासकों ने इस दौरान राज्य किया, परंतु बंगाल में हमेशा ही अशांति व्याप्त रही और इलियास शाही वंश का जो सबसे महान शासक था वो गयासुद्दीन आजम शाह था, जो कि एक योग्यतम और न्यायप्रिय शासक था। इसकी मृत्यु हुई 1410 ईस्वी में। इसके काल में गयासुद्दीन के काल में बंगाल का चीन से व्यापारिक और राजनीतिक संबंध बढ़ा। उसने अपना राजदूत चीन भेजा और चीन का दूत भी भारत आया। विद्रोह और सत्ता परिवर्तन जो था वो बंगाल में एक आम बात बन गई थी। इस अव्यवस्था का अंत करने का श्रेय अलाउद्दीन हुसैन शाह को है, जिसने बंगाल में हुसैन शाही राज्य की स्थापना की। ये कई बार पूछते हैं एग्जाम्स में।
1494 ईस्वी में बंगाल का सुल्तान बना और उसके वंशजों ने लगभग 50 वर्ष तक 50 ईयर्स तक बंगाल पर शासन किया। किसने? बंगाल में हुसैन शाही राज्य। 1494 में अलाउद्दीन ने जौनपुर के भगोड़े शासक थे हुसैन को आश्रय प्रदान किया और इसकी वजह से उसका सिकंदर लोदी के साथ संघर्ष हुआ, परंतु अंत में दोनों ने संधि करके एक दूसरे के राज्य पर आक्रमण नहीं करने का वचन दिया। इस संधि से सिकंदर लोदी की प्रतिष्ठा तो घट गई, पर हुसैन शाह की प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई और हुसैन शाह ने 1528 ईस्वी तक बंगाल पर राज किया और इस अवधि में बंगाल का चतुर्दिक यानी चारों तरफ से विकास हुआ। वह चूँकि उदार और दानशील शासक था, उसने हिंदुओं के प्रति भी उदार नीति अपनाई और स्थापत्य कला को भी बढ़ावा दिया। उसने बड़ी सोना मस्जिद का निर्माण करवाया। हुसैन शाह के बाद नुसरत शाह 1518 ईस्वी में बंगाल का सुल्तान बना। उसने फिर तिरहुत पर अपना अधिकार स्थापित किया। नुसरत शाह ने तिरहुत पर अपना अधिकार स्थापित किया। अपनी सुरक्षा के लिए उसने बाबर से संधि की। उसके शासनकाल में बंगाल में शांति बनी रही और कला और साहित्य की प्रगति हुई। किसके टाइम पे बंगाल में शांति बनी रही? नुसरत शाह के। उसके समय में बांग्ला साहित्य का विकास हुआ। 1553 में उसकी मृत्यु के बाद अलाउद्दीन, फिरोज शाह और गयासुद्दीन महमूद ने राज किया, किंतु फिर बंगाल की स्थिति बिगड़ती चली गई। 1538 में शेर शाह ने बंगाल पर अधिकार कर लिया और हुसैन शाही वंश की जगह अफगान का राज्य बंगाल में स्थापित हो गया। 1576 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर ने बंगाल को अंत में मुगल साम्राज्य में मिला लिया। बंगाल के शासकों ने कला और साहित्य के विकास में बहुत योगदान दिया। बंगाल के दोनों राजवंशों इलियास वंश और हुसैन वंश, इन दोनों ने ही कला और साहित्य के विकास को बढ़ाया और बंगाल में स्थापत्य कला की एक विशिष्ट शैली का विकास हुआ। बंगाल की शैली जो है वो हिंदू स्थापत्य कला से प्रभावित थी और इस समय की जो बंगाल में इमारतें थी वो प्रमुख थी गौड़ का हुसैन शाह का मकबरा और छोटी और बड़ी सुनहरी मस्जिद और एक थी अदीना मस्जिद। इस समय बांग्ला भाषा और साहित्य का भी विकास हुआ। नुसरत शाह ने महाभारत का बांग्ला संस्करण तैयार करवाया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में पूछते हैं। कृतिवास ने बांग्ला में रामायण तैयार की और मलधर बसु, जिसे गुणराज खां भी कहते हैं, उन्होंने श्री कृष्ण विजय की रचना की। बंगाल के सुल्तानों ने धार्मिक सहिष्णुता की नीति भी अपनाई। दूसरा फ्री स्टेट प्रांतीय राज्य में जौनपुर, दिल्ली सल्तनत से स्वतंत्र होने वाला ये पहला राज्य था जौनपुर और इसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने 1360 ईस्वी में की थी। 1394 ईस्वी में मोहम्मद तुगलक द्वितीय ने अपने प्रभावशाली अमीर ख्वाजा जहां मलिक सरवर को, जिसको मलिक उस शर्ग यानी पूर्व का स्वामी, बहाल किया और उसका मुख्यालय जौनपुर में ही स्थापित किया। 1399 में इसकी मृत्यु के बाद उसका दत्तक पुत्र मुबारक शाह जौनपुर का शासक बना। तैमूर के आक्रमण के बाद दिल्ली में जैसी अव्यवस्था फैली, उसका लाभ उठाकर उसने अपने आप को दिल्ली से स्वतंत्र घोषित कर दिया और सुल्तान की पदवी धारण करके अपने नाम का खुतबा पढ़वाया और अपने नाम के सिक्के डलवाए। किसने? मुबारक शाह। जौनपुर पूरी तरह से दिल्ली से अलग हो गया और जौनपुर का राज्य शर्की शाही राज्य के नाम से फेमस हुआ, विख्यात हुआ और राज्य का जो नामकरण किया गया वो ख्वाजा जहां मलिक उस शर्क के नाम पर हुआ। मुबारक शाह के समय में मोहम्मद तुगलक ने, उसके वजीर मल्लू ने जौनपुर पर अधिकार करने का प्रयास किया, लेकिन वह पूरी तरीके से सफल नहीं हो सका। 1400 ईस्वी में मुबारक शाह का छोटा भाई इब्राहिम शाह शर्की जौनपुर का सुल्तान बना। फेमस है काफ़ी बार इब्राहिम शाह शर्की, कई बार एग्जाम से पूछते हैं। उसने करीब 40 वर्षों तक 40 ईयर्स तक जौनपुर पर राज किया। इसका संघर्ष भी दिल्ली के सुल्तानों से हुआ। सैयद वंश के शासकों खिज्र खां और मुबारक शाह से इसका संघर्ष हुआ। यद्यपि इब्राहिम को मुबारक शाह ने बयाना के पास परास्त किया, परंतु वो जौनपुर पर अधिकार नहीं कर सका। इब्राहिम एक वीर सेना नायक और कुशल राजनीतिक के अलावा कला और शिक्षा का भी संरक्षक था। उसने जौनपुर का सांस्कृतिक विकास किया और उसके समय में ही जौनपुर जो है वो भारत के शिराज के नाम से विख्यात हुआ। ये पूछते हैं एग्जाम्स में, कई बार पूछा है जौनपुर किसको भारत का शिराज कहा जाता है? जौनपुर को।
मैथिली के विख्यात कवि विद्यापति ठाकुर और दिल्ली के काजी शहाबुद्दीन का संबंध जो है वो इब्राहिम शाह के दरबार से ही था। विद्यापति ने कीर्तिलता काव्य में जौनपुर और इब्राहिम शाह का बहुत सुंदर तरीके से वर्णन किया है। इब्राहिम शाह के बाद 1446 ईस्वी में इब्राहिम का पुत्र महमूद शाह सुल्तान बना। उसने अनेक बार दिल्ली विजय की योजना बनाई, परंतु वह दिल्ली पर अधिकार नहीं कर सका। महमूद शाह का पुत्र मोहम्मद शाह सिर्फ एक वर्ष ही 1457 से 1458 ईस्वी तक ही राज्य कर सका। उसके अत्याचारों से क्षुब्ध होकर हुसैन शाह ने अपने भाई की हत्या करवाकर 1458 ईस्वी में राज्य पर अधिकार कर लिया। हुसैन शाह शर्की राज्य का अंतिम सुल्तान था। उसने ग्वालियर पर आक्रमण किया और तिरहुत के विद्रोह पर नियंत्रण किया, परंतु दिल्ली के संघर्ष में उसे बहलोल लोदी ने हरा दिया और जौनपुर पर बहलोल लोदी का अधिकार हो गया। 1494 ईस्वी में उसने जौनपुर को जीतने का प्रयास किया, लेकिन सिकंदर लोदी ने उसे फिर से परास्त कर दिया और जौनपुर पुनः दिल्ली सल्तनत में मिला लिया गया। जो हिंदी के महान कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी, उनका संबंध भी जौनपुर दरबार से ही था। तीसरा फ्री स्टेट मालवा। शुरुआत में मालवा पर परमार वंशी राजपूत राजा राज्य करते थे। ये गुजरात का पड़ोसी और प्रतिद्वंदी राज्य था। इस राज्य का विशेष सामरिक और आर्थिक महत्व था। सर्वप्रथम इल्तुतमिश ने इस पर अधिकार करने का प्रयास किया, परंतु वह सफल नहीं हुआ और 1310 ईस्वी में अलाउद्दीन के सेनापति आइन उल मुल्क मुल्तानी ने मालवा के राजा महालत देव पर विजय प्राप्त करी और 1310 से 1398 ईस्वी तक मालवा पर दिल्ली के सुल्तानों का आधिपत्य बना रहा। 1310 से 1398 ईस्वी तक। 1398 ईस्वी में तैमूर के आक्रमण के समय जैसी अव्यवस्था फैली, जो उस स्थिति का लाभ उठाकर वहाँ के सूबेदार दिलावर खां गौरी ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी और स्वतंत्र सुल्तान की तरह वहाँ पर राज्य करने लगा, लेकिन उसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। 1406 ईस्वी में दिलावर खां की मृत्यु के बाद अलफ खां हुसैन शाह के नाम से गद्दी पर बैठा और उसने पूरी तरह मालवा को स्वतंत्र करा लिया और सुल्तान की उपाधि ग्रहण की। उसके समय में मालवा की राजधानी जो धार में थी, वहाँ से वो मांडू ले जाएगी। ये भी कई बार एग्जाम में पूछते हैं, किसके समय में मालवा की राजधानी धार से मांडू ले जाई गई थी। हुसैन शाह एक पराक्रमी शासक था। उसने अपने राज्य का विस्तार किया। 1435 ईस्वी में हुसैन शाह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र गाजी खां मुहम्मद शाह के नाम से सुल्तान बना। वह दुर्बल शासक था, तो एक वर्ष बाद ही उसके वजीर महमूद खिलजी ने उसकी हत्या करके सत्ता को हथिया लिया था। 1436 ईस्वी में महमूद खिलजी ने मालवा में गौरी वंश का राज्य स्थापित कर खिलजियों का शासन शुरू किया। महमूद ने अपने प्रयासों से ही मालवा राज्य की सीमा का विस्तार किया और उसकी वीरता से प्रभावित होकर मिस्र के खलीफा ने उसे सुल्तान की मान्यता दी और अपना राजदूत उसके दरबार में भेजा। गयासुद्दीन 1469 ईस्वी में नया सुल्तान बना और उसके समय में राज्य में शांति व्यवस्था बनी रही। 1501 में उसकी हत्या करवाकर नासिरुद्दीन सुल्तान बना और ये जो था वो अयोग्य और विलासी शासक था और उसके समय में राज्य में फिर से अव्यवस्था फैल गई। उसके बाद 1512 ईस्वी में महमूद द्वितीय सुल्तान बना। उसे आंतरिक विरोधियों का सामना करना पड़ा और अपनी सहायता के लिए उसने चंदेरी के शासक मेदिनी राय को अपना प्रमुख सलाहकार बनाया। इससे क्या हुआ कि खिलजी अमीर नाराज़ हो गए और उसे हटाने का षड्यंत्र करने लगे। उन लोगों ने गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर शाह से सहायता मांगी, तो मेदिनी राय ने राणा सांगा के सहयोग से गुजरात के सुल्तान के साथ साथ महमूद द्वितीय को भी पराजित कर दिया और राणा सांगा ने महमूद को बंदी बना लिया और लेकिन बाद में उसको उदारतापूर्वक फिर से उसे छोड़कर उसका राज्य वापस लौटा दिया। राणा सांगा ने उसका राज्य वापस लौटा दिया। इसी समय उसने गुजरात के सुल्तान जो बहादुर शाह का भाई था, भगोड़ा था, वो चांद खां को अपने यहाँ उसने शरण दे दी इसने महमूद ने, तो जिससे नाराज होकर बहादुर शाह ने 1531 ईस्वी में मांडू पर आक्रमण किया और महमूद द्वितीय की हत्या कर दी गई और मालवा पर फिर गुजरात का अधिकार हो गया। खिलजी वंश का राज्य वहाँ समाप्त हो गया और मालवा के सुल्तान ने फिर अपनी राजधानी मांडू में कई सारी इमारतें बनवाई थी। इनमें से प्रमुख थी हुसैन शाह का मकबरा, अटाला मस्जिद और जहाज महल।
तो आज के लिए हम प्रांतीय राज्य के उदय में इतना ही पढ़ेंगे, और पार्ट 2 में हम प्रांतीय राज्य जो बचे हुए हैं गुजरात, कश्मीर, राजपूताना, उड़ीसा, कामरूप, बहमनी और विजयनगर के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।